नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, पिछले करीब-करीब ढाई 3 वर्षों में पाकिस्तान में अननोन गनमैन अपना काम कर रहे हैं। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि अधिकांश ऐसे हैं, जो भारत में वांछित रहे हैं, जिनके बारे में पाकिस्तान को डोजियर भी दिए गए समय-समय पर जानकारी दे कर के उनको भारत के हवाले करने की मांग भी की गई। लेकिन जैसा हमेशा रहा है, वैसे ही रवैया पाकिस्तान का रहा। उसकी कान पर जूं नहीं रेंगी। अब दूसरे तरीके से वो निपट रहे हैं, या उनको निपटाया जा रहा है। कौन है अननोन गनमैन, ये तो खुदा ही जाने। लेकिन इधर एक और डेवलपमेंट हुआ है। हाफिज सईद पर पहलगाम में जो अटैक हुआ था, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक स्थानीय नागरिक मारा गया था, उस सिलसिले में चार्जशीट तो दिसंबर में दाखिल कर दी गई थी। लेकिन कल एक पूरक चार्जशीट दाखिल की गई और इसमें लश्कर के चीफ हाफिज सईद का नाम जोड़ा गया है और उसमें गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं, यूएपीए भी लगाया गया है। और चार्जशीट में इसको पाकिस्तान की साजिश भी बताया गया है। यानी हाफिज सईद और पाकिस्तान दोनों को ही इसमें एक तरीके से लिया गया है, शामिल किया गया है। हालांकि सीमा पार बैठे हुए जितने आतंकवादी हैं और संगठन हैं, इन सब को वहां की सेना का, आईएसआई का, वहां की सरकार का खुला संरक्षण सपोर्ट मिलता रहा है। वित्त पोषण भी इनका वहां होता रहा है। इनको छिपने की जगह दी जाती रही है, बल्कि खुले आम ट्रेनिंग सेंटर चलाने की भी इजाजत मिली हुई है। तो पाकिस्तान का तो इन्वॉल्वमेंट है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाफिज सईद का मैं देख रहा था कि कितनी वारदातों में इस आदमी का हाथ है। रेड फोर्ट अटैक 2000, 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक, 2005 में दिल्ली में जो बॉम्बिंग हुई थी उसमें इसका हाथ, 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में इसका हाथ, 2008 मुंबई अटैक में इसका हाथ, 2016 में उड़ी में जो घटना हुई थी उसमें इसी का हाथ, 2019 में पुलवामा अटैक में भी इसी का हाथ, और 2025 अप्रैल में जो पहलगाम में घटना हुई उसमें भी इसी का हाथ था। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत। तो आदि जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद। पूरक चार्जशीट दाखिल करने की जरूरत क्यों महसूस की एनआईए ने, और क्या हम ये माने कि कल से मिशन हाफिज सईद शुरू हुआ है? अच्छा सवाल है सर। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा इसके अंदर। जब ये मोदी सरकार आई थी, इन्होंने काफी कोशिश करी कि हाफिज सईद जैसे लोगों को ग्लोबल टेररिस्ट हो ये सब चीजें डिक्लेयर करी जाए। आपको ये जान के हैरानी होगी, यूएपीए का जो लॉ था उसके अंदर आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर सकते थे, लेकिन टेररिस्ट किसी इंसान को टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते थे। 2019 में उसके बाद ये गवर्नमेंट ने ये यूएपीए का जो लॉ था इसको अमेंड किया था, जहां पर टेररिस्ट लोगों को आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते थे। उसके बाद जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, जिसमें $10 मिलियन की जो बाउंटी है उसके ऊपर ये चीज डाली है। देखिए सर, ये जो गेम चल रही है जिसमें पुलवामा का सॉरी पहलगाम का और ये पहलगाम। सब चीजें बाहर निकल रही हैं, ये आपका केस बन रहा है एफएटीएफ के लिए। ये एक अलग डायरेक्शन में आप जा रहे हैं,
क्योंकि आपको पता है इस समय पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहा है कि अपने आप को वापस से थोड़ा सा सेंटर लाइन पे लेके आए और एक विक्टिम कार्ड दिखाए इंडस वाटर ट्रीटी पे और ये वो। तो आपको उसके खेल में खेलना नहीं है, आपको अपना खेल खेलना है। तो अपना खेल आपका क्या है सर, कि एफएटीएफ में इसको ठोकोगे आप पकड़ के, ठीक है, और दुनिया को ये दिखाओगे कि इसके अंदर टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट घूमते हैं बड़े आराम से। तो काफी हद तक इस टाइम पे नेगोशिएशंस और ये सब चीजें जारी हैं। तो आपको जो ये मेन चीज दिख रही है यहाँ पर, जहां पर हफीज सईद को डायरेक्टली बोला गया है, लश्कर ए तैयबा और ये सब चीजें तो लिखा लिखा है, उसके ये एक पहलू है। दूसरा सर, ये जो लश्कर ए तैयबा के ग्रुप्स हैं, उन्होंने एक एक चीज करने की कोशिश करी है अपने आप को रीब्रांड करके। जब ये बोलते हैं हम लोग TRF हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो ये द रेजिस्टेंस फ्रंट का एक देखेंगे इसके अंदर एक अगर इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें, रेजिस्टेंस, सर रेजिस्टेंस वही चीज है जो ये क्या नाम है आपका, पैलेस्टीन में और ये सब चीजें करते हैं। तो हमास को भी रेजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं, हिजबुल्लाह को भी रेजिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का एक जो शब्द है, ये बार बार यूज करके कश्मीर को फिलिस्तीन के नैरेटिव के साथ इनको जोड़ने का एक कोशिश है कि भारत और इजराइल एक जैसे हैं, देखो ये मुसलमानों को मार रहे हैं, और ये फिलिस्तीन और कश्मीर देखो इनको ये कर रहा है। तो बेसिकली क्या है सर, एक गंगा बहरी है तो उसके अंदर ये हाथ धोने की कोशिश है और कुछ नहीं है। तो आप इस चीज को काउंटर कैसे करेंगे? इस चीज को या तो उन्हीं के साथ, उन्हीं के मतलब कचरे में घुस के आप उनके साथ लड़ना शुरू हो जाओ वहां पर, या आप अपनी गेम खेलो। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सर, ये आपकी अपनी गेम है, जहां पर आप अपना खेल खेल रहे हो कि यार देखो ऐसा है, आप ये सब चीजें करते रहो, इंडस पिंडस ये जो भी मर्जी करना है, हम अपना अलग खेल खेलेंगे, जहां पर आपको हम दुनिया को दोबारा दिखाएंगे कि भाई तुम कैसे कैसे इंसान हो, कैसे हैवान हो, कैसे शैतान हो। बट ये जो 23 लोगों की लिस्ट अभी आपने दी है सर, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में डिस्कशन करी थी। ये 23 लोग में कौन कौन लोग हैं, ये बेसिकली एक नेक्स्ट लेवल का जो नेटवर्क है वो है सर। तो इसको अगर आप देखें, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो होते हैं, जो लॉन्च कमांडर्स हैं, ड्रोन्स और जो वेपन्स और इनकी पाइपलाइंस आती हैं, उनके इंचार्ज लोग हैं। फाइनेंस जो करते हैं वो है। इंडियन ओरिजिन जो बंदे हैं जो वहां पर डिफेक्ट होके बैठे हुए हैं वो है। तो इनके अंदर काफी सारे जो लोगों के नाम हैं, अगर आप देखें, सबसे पहले आपका आता है मसूद इलियास कश्मीरी, उसके बाद है मोहम्मद मुसादिक, उसके बाद है मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, हफीज अब्दुल शकूर, अब्दुल्ला जिहादी, फिरदौस अहमद भट्ट, गुलाम फरीद, ये वो कर कुरा के लास्ट में एक नाम मैं आपको बताऊंगा जो बैंगलोर से बिलोंग करता है सर, इसका नाम है मोहम्मद शाहिद फैजल। ठीक है जी। तो ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, आप एक बेसिकली अपना डेटा बैंक बना रहे हो, जहां पर आप दुनिया को ये दिखाओगे कि यार ये देखो हमने तो इनको डेजिग्नेट करके रखा है। क्योंकि दुनिया में हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि यार हमको तो आप बोल रहे हो लेकिन आपने इनको अपने आप डेजिग्नेट नहीं करा। तो हमने तो कर दिया है, अब इसको रीडेजिग्नेट कर रहे हो, आप बता रहे हो कि भैया ये देखो फ्रेश हमने इंक्वायरी करी है, और फ्रेश इंक्वायरी में ये इन लोगों के साथ, ये जो लीडर्स हैं, इनके साथ ये बंदे भी हैं। तो ये अकेले नहीं है, इनके साथ इनके पूरा गुट है। तो पाकिस्तान में इन पूरे गुट को सपोर्ट दी जाती है। अब इन एक-एक के साथ आप देखेंगे, सैफुल्लाह कसूरी या कोई भी देख लें, उसके अंदर आप देखेंगे कि भाई पाकिस्तानी आर्मी के लोगों के साथ जो मीटिंग्स हुई हैं इनकी, जो खुले में आके ये मीटिंग्स करते हैं, जो खुले में आके ऐलान कर रहे हैं, वो सब पूरा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये तो सोचते हैं कि भैया हम तो जो मर्जी करें, कोई कुछ कर नहीं सकता हमारे को। बट यहाँ पर जो गेम चल रहा है वो थोड़ा अलग है, जहां पर आप बड़ा क्लियरली बोल रहे हो कि साहब ये लोग हैं, ये इस तरह काम करते हैं, ये ऐसे करते हैं, और इस वजह से हम इनको यहाँ पर डाल रहे हैं। तो आपका नैरेटिव बड़ा क्लियर है यहाँ पर। और नैरेटिव, वो नैरेटिव जो इंटरनेशनल नैरेटिव आपको बनाना है, उसके लिए कुछ बोलते हैं ना, पेपर की करतूतें करी जाती हैं। ये वो पेपर की करतूतें हैं जहां पर आप अपनी कंप्लीट कर रहे हो, जहां पर आपको एफएटीएफ के अंदर देने को और दुनिया को दिखाने को कि यार ये देखो। मैं तो सर मजाक में मैंने कल एक शो भी डाला कि साहब ये 23 लोगों की जो लिस्ट निकाली है, ये अजीत दोवल का अननोन गनमैन की अगली लिस्ट है। सही कह रहे। तो इनमें से भी ठुकेंगे लोग। टारगेट तय कर दिया गया है। हाँ हाँ, पूरी तरह से सर। तो जो मैं कह रहा था, ये मिशन हाफिज सईद, उसमें कुछ आपको सीरियसनेस लग रही है? ये 23 जो लिस्ट जारी की गई है, भले ही इसमें हाफिज सईद ना हो, लेकिन जिस चीज की यहाँ आम लोग भी चर्चा करते हैं कि जो बड़े चेहरे हैं वो अननोन गनमैन की आंखों में क्यों नहीं चढ़ पाए अभी तक।
या कोई रणनीति है उनकी, या जो इनके पीछे है उनकी कोई रणनीति है? देखिए सर, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना सर, एक पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगल पिरामिड का स्ट्रक्चर है। तो आप जब इनको ठोकते हो या इनके साथ जो भी कार्रवाई करते हो, वो एक डायरेक्ट टॉप पे नहीं जाता सर, बिकॉज़ जब आप टॉप को उड़ाते हो ना, तो होता क्या है कि नीचे वाला स्ट्रक्चर और ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। क्योंकि सर काम ये लोग नहीं करते, काम नीचे वाले करते हैं। तो इस समय पे अगर आप देखें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अगर आप देखें सर, नीचे से कटम-कटाई चल रही है। ठीक है? जो अननोन गनमैन की एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप उसको मैप कर रहे हो, मैंने काफ़ी हद तक ये मैपिंग करी है। ये नीचे से कटम-कटाई चल रही है इनकी। ऊपर वाले को आप ऐसी जगह पे लाके रखते हो कि वो अकेला पड़ जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बढ़ता। तो कभी भी जैसे मैं सर ये बड़ा खुले में बोला है कि खुमैनी जो ईरान में है, इसको मार के इज़राइल ने पहले दिन में बहुत बड़ी गलती करी है। क्योंकि सर देखिए आपने सबसे बड़े बंदे को मार दिया। हुआ क्या? वो एक सिम्पैथी वेव बन गई उसकी। अगर आप उसको वहीं छोड़ देते, तो ये जितनी गलतियाँ ईरान आज कर रहा है, तो लोग उसके ऊपर उँगली उठाते और अपने आप मारते उसको फिर। आपको इनका स्ट्रक्चर ढीला करना है सर। आपको उससे ज़्यादा बंदे से ज़्यादा इतना वो नहीं है। आपको स्ट्रक्चर चाहिए कि भई स्ट्रक्चर को ढीला करो। ऑपरेशन सिंदूर में आप आसिम मुनीर को उड़ा देते। बड़ा ईज़ी था सर, हमको पता है उसका बंकर कहाँ है, वहाँ पर साला डालो बॉम्ब, खत्म। बट आसिम मुनीर को उड़ा के आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अगला वाला आएगा, वो भी साला उतना ही पागल होगा, उतना ही बेवकूफ होगा वो भी। तो ये पिरामिड के अंदर आप नीचे से एक लेयर निकालते हो, फिर एक लेयर निकालते हो, फिर एक लेयर निकालते हो और धीरे-धीरे करके ऊपर जाते हो। जब वो बंदा वो पुराने ज़माने में वो था ना, वो क्या अंग्रेज़ों के ज़माने में जेलर थे, आधे उधर जाओ, आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे आओ। इसका वही होना चाहिए कि भई आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, दोनों खत्म और मेरे पीछे आओ, पीछे कोई नहीं है। इनके स्ट्रक्चर को तोड़ना है आपको। बंदों को हाँ, ठीक है सर, बंदों को ठोक-ठाक के तो बढ़िया है। यही चीज़ मैं दाऊद इब्राहिम के बारे में भी बोलता हूँ। कि दाऊद को ठोक के कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है, एक सजेस्टर सैटिस और सर दाऊद को कभी भी ठोक सकते हो आप, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कहाँ रहता है, क्या करता है, आराम से, कोई इश्यू नहीं है। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में आपने अगर इनके 50, 100, 150, 200, 500 जो भी मर्ज़ी उड़ाए हैं, तो ये भी एक नंबर है और कुछ नहीं है। बट वो पिरामिड के स्ट्रक्चर के अंदर आपको ज़्यादा चाहिए कि उसका पूरा पिरामिड हट जाए और वो ऐसी जगह पे दिखे लोगों को कि यार ये तो बेवकूफ़ है, इसके पास तो दम ही नहीं है कुछ। आज जो जैश-ए-मोहम्मद की हालत है, मसूद अज़हर के जैश-ए-मोहम्मद की जो हालत है, जो उसकी चिट्ठियाँ उसने लिखी हैं, आप देखिए संडे गार्डियन में किसी ने आर्टिकल लिखा था थोड़े समय पहले, उसकी चिट्ठियाँ डिस्क्राइब करी। आप पढ़िए वो चिट्ठियों को सर, वो डेस्परेटली बता रहा है यार मेरे तो आस-पास सब लोगों को मार दिया इन्होंने। मेरी बहन को मारा, मेरे उसके हस्बैंड को मारा, उसके बच्चों को मारा, उसको इसको मारा, मेरे भाई को मारा, इन सबको मारा, मैं अकेला पड़ा हूँ यहाँ पर, मेरे पास कुछ नहीं है। वो खुद बोल रहा है ये चीज़। तो यही सिचुएशन पे इसको हफ़ीज़ सईद को लाने की भी अभी कोशिश है। और जैश-ए-मोहम्मद की एक्टिविटीज़ हैं सर, ऐसी नहीं है कि वो जैश-ए-मोहम्मद खत्म हो गया है। बट लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बीच में अगर आप कंपेयर करें, लश्कर-ए-तैयबा बहुत ऊपर है इससे। जैश-ए-मोहम्मद का डब्बा एकदम गोल है इस टाइम पे। वो कोशिश कर रहे हैं कि भई ऑनलाइन कुछ रेडिकलाइज़ करके भारत के अंदर कुछ जैश-ए-मोहम्मद टाइप एक्टिविटी कर लें। अब इन दोनों ग्रुप्स के अंदर एक बड़े डिफरेंस है। अगर आप परमिशन दें तो मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस इन जी दोनों हाँ, ग्रुप्स जी के हाँ, बारे में बताता बिल्कुल। हूँ। सर जैश-ए-मोहम्मद क्या करता है, ये मोर और लेस जो एक्सप्लोजन्स और ये सब चीज़ें होती हैं ना, बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब चीज़ें होती हैं, इनके अंदर इनकी स्पेशलिटी थी। ठीक है जी? तो अगर आप देखें जो जैश-ए-मोहम्मद का पूरा ये जो खेल है, इनकी स्पेशलिटी वो है कि भई हम थोड़े बॉम्ब ब्लास्ट करें, हम ये करें, हम वो करें। लश्कर-ए-तैयबा का जो स्पेशलिटी है वो मुंबई स्टाइल अटैक है सर। जहाँ पर गनमैन जाके मतलब ठोकम-ठुकाई करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं। तो जो गेम है वो टोटली डिफरेंट है। दोनों का जो नज़रिया है, दोनों जिस तरह से चीज़ें करते हैं वो टोटली अलग है। बॉम्बिंग करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारा इकोसिस्टम चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, ये चाहिए होता है। वो बड़ा डिफिकल्ट होता है करना और पकड़े जाते हैं उसके अंदर लोग। लेकिन ये लोन वुल्फ लश्कर-ए-तैयबा आप देखिए सर, गुजरात में 8 बंदे पकड़े गए, महाराष्ट्र में 8-9 बंदे पकड़े गए। क्या कर रहे थे साले वो पेट्रोल बॉम्ब के साथ मारेंगे ये, बंदूकें इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे थे। ये वाला जो है ना सर लश्कर-ए-तैयबा का,
ये अलग लोग हैं, ये होम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, छोटे-छोटे अटैक्स में ये ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैश ए मोहम्मद बड़े अटैक्स करने में विश्वास रखता है, जैसे जो दिल्ली में ब्लास्ट ये करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये देखिए पूरे देश में मतलब बोल रहे थे 30-32 हम एक साथ ब्लास्ट करेंगे। तो इनका जो काम करने का तरीका है वो अलग है। सो लश्कर-ए-तैयबा के ऊपर अभी जैश-ए-मोहम्मद की तो हालत खराब कर दी है आपने, अब फोकस है लश्कर-ए-तैयबा के ऊपर कि भई इसको किस तरह से अभी इसका इकोसिस्टम जो है, इसका जो नेटवर्क है, उसको किस तरह तोड़ा जाए। इस समय पर सर हमारे देश में एक टेररिस्ट रोज पकड़ा जाता है। रोज, एवरी डे एक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होता है। चाहे वो मुंबई और इधर से कोई 8-9 बंदे पकड़े गए, चाहे दिल्ली से 8-9 बंदे पकड़े गए, कि चाहे वेस्ट बंगाल से पकड़े गए, चाहे वो पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूँ, चाहे वो लड़की जो पकड़ी गई राजस्थान के अंदर, जो कन्वर्ट होके 190 लश्कर ए तैयबा के बंदों के साथ उसका कांटेक्ट था पाकिस्तान के अंदर, चाहे जो अभी हमने कल पहलगाम का जो हिट लिस्ट में एक बंदा मारा है, ये सारे अगर आप देखें, ये सारे ये वो लश्कर ए तैयबा वाले हैं। तो इस टाइम पे जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई ऑपरेशन हफीज सईद शुरू हो चुका है, बट मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड करूंगा। ये ऑपरेशन हफीज सईद नहीं है, ये ऑपरेशन अब लश्कर ए तैयबा है। लश्कर ए तैयबा की वो हालत करनी है जो इस टाइम पे जैश ए मोहम्मद की है। इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम अभी शुरू होगा सर। तो इनके नेटवर्क्स तोड़े जाएंगे, इनके बंदे ठोके जाएंगे, इनके ऑपरेशंस खत्म किए जाएंगे, इनके आप अंदर का जो पाकिस्तान के अंदर है उसकी आप देखोगे सपोर्ट टूटती हुई। इनको अकेलापन महसूस कराना है। और पिछले कुछ सालों में जो जिस तरह के अननोन ऑपरेशंस हुए हैं, मैं आपको 3 महीने 2 महीने पुरानी बात बताता हूँ सर। एक बंदा है बिलाल सलाफी करके। जी। बिलाल सलाफी को सर मुरीद के कैंप के अंदर मारा था, अंदर। तो ये आप देखिए अभी जो बोल रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं भाई ये चीज अब इनके घर में जानी चाहिए। तो मुरीद के कैंप में अंदर मारना एक बड़ा जबरदस्त सा मैसेज देता है कि यार भाई साहब, आप ठीक है, आप हो गए आप अपने, बट आप हम भी पहुंच चुके हैं आपके पास। ठीक है, आपके घर के पास आके हम मार सकते हैं आपको। घर में घुस के मार सकते हैं। जी, उसके बाद एक और बताता हूँ मैं, फरमान अली नागरा करके एक बंदा है सर। ठीक है जी, वो मुरीद के कैंप के सामने मेन रोड जो है सर, उस जगह पे ठोका था उसको। वो कैंप जा रहा था, वहां मारा था उसको। ये 16 मई को मारा था। और इसका जो जो फ्यूनरल किया गया वो मरकज तैयबा के अंदर किया गया। तो आप इनको बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हो कि साहब हम तुम्हारे हेडक्वार्टर के सामने हैं और हम मारेंगे तुमको वहां पर, बच नहीं सकते आप। कल सोशल मीडिया पर चल रहा था कि एक वायुसेना के अधिकारी को भी निपटाया गया है, जिसने अभिनंदन के साथ कुछ बदतमीजियां की थी उस समय सर इंट्रोगेशन के समय। वो एक्चुअली मेरे को पता नहीं वो कितना सच है कि नहीं है, बट ये ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक है सर। इसका सर्विस नंबर 12204 जीडीपी है सर। फ्लाइंग पायलट है ये, एयरफोर्स इंटेलिजेंस में काम करता था। इसने जो अभी आपको याद होगा जो अभी स्कूल पे एक हमला किया था ना इन लोगों ने अफगानिस्तान में, ये उसका प्लानिंग वाला था सर। ओके। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी खोल के बताता हूँ, ये जितने भी आपके अननोन गनमैन हैं, ये सारे वहीं के लोग हैं। सबको काम पे लगाया हुआ है कि ठीक तुम है, लोग नजदीक नजदीक हो, जानते हो। तो सर देखिए आपके थोड़ी बंदे हैं वहां पर। लोग सोचते हैं कि भाई हमारा कोई हिंदुस्तानी वहां पर घूम रहा है, आप मेरी शक्ल लेके ना भाई, हमारा हम क्यों अपने बंदे को साले को डालें। अब वो बिकाऊ कौम है सर, 10-10 हजार रुपए में मां बेच देते हैं, वो एक बंदे को ठोकना क्या है। आप ये जान के आपको हैरानी होगी, हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज की तरफ से ये जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ये जो वीडियोस और ये सब चीजें भारत की सोशल मीडिया पे आए थे, ये सब 3-3 हजार रुपए में देते थे ये लोग। बताइए। 3,000 रुपए में एक वीडियो आता था। आप मुझे बताओ सर, रात को 2:30 बजे कौन घूमता है ऐसी आधी रात को किसी साला सुनसान एरिया में।
सही है। बाकी आप देख लीजिए। तो ये चीजें होती हैं सर, ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं और ये कोवर्ट ऑपरेशंस हैं और ये वैसी की वैसी रहेंगी। ये आपका अभी इस तरफ एक नजरिया है कि आप इधर पे भी करोगे और आप इधर पे भी करोगे, दोनों तरफ से। आप फॉर्मली भी करोगे और इनफॉर्मली भी करोगे। आप ओवरटली भी इनके ऊपर एक्शन करोगे जहां दुनिया के ऊपर आप नैरेटिव बनाओगे, और आप कोवर्टली भी करोगे जहां पर आप इनकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ोगे। सो दोनों काम होंगे साथ में। मैं देख रहा था आदि जी, जैसे जहूर मिस्त्री 1 मार्च 22 को ये ठोका गया। ये IC 814 विमान अपहरण में आरोपी था, कराची में मारा गया। 20 फरवरी 23 को बशीर अहमद पीर मारा गया, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, रावलपिंडी में ठोका गया। 6 मई 23 को परमजीत सिंह पंजवड़, खालिस्तानी कमांडो फोर्स का, ये स्कूटर पर जा रहा था, लाहौर में ठोका गया। सितंबर 2023 शाहिद लतीफ, ये भारत का वांछित आतंकवादी, सियालकोट में ठोका गया। अक्टूबर 2023 मौलाना जियाउर रहमान, ये कराची में ठोका गया। नवंबर 23 अकरम गाजी, ये पाकिस्तान में ही एक जगह ठोका गया और ये आतंकवादियों की मदद करने वालों में से था। दिसंबर 23 मुफ्ती कैसर फारूक, इसका भी एक नेटवर्क है, कट्टरपंथी नेटवर्क, ये भी ठोका गया। जनवरी 24 में अजीम चीमा। कुल मिलाकर के ये मेरे पास करीब 23 लोगों की सूची है, और आपके पास तो खैर 100 से ज्यादा है, मुझे जानकारी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये तो रक्त बीज हैं, आप इनको ठोके जाओ, मारे जाओ, ये तो पैदा होते रहेंगे। वहां पर ठीक है कि आपने 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे 7 की रात को, और उनको ध्वस्त भी कर दिया था, लेकिन वो तो फिर से खड़े हो गए। बिल्कुल सही बोला सर आपने। लेकिन सर एक चीज होती है, एक्सपीरियंस। ठीक है, जब आप इनके बड़े बड़े बंदे मार रहे हो, आप इनकी एक्सपीरियंस उठा रहे हो, एक्सपीरियंस गायब कर रहे हो उनका। एंड ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझनी होगी कि देखिए, एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो ऐसे आती नहीं है सर। आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो अब आपने टाइम स्पेंड करा है, आपने पढ़ा है, आपने चीजें देखी हैं, अपनी आंखों से देखी हैं, तभी आप कोट कर सकते हो यार 1990 के इलेक्शन के अंदर ये हुआ था, 1995 के इलेक्शन के अंदर ये हुआ था। वो चीज हम पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको कोट कर सकता हूं, मैं आपको बोल सकता हूं सर 2010 में ये हुआ था, 2015 में ये हुआ था, 2017 में ये हुआ था, ये सब चीजें हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने भी अपनी आंखों से वो चीजें देखी हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस इतना है, आपका एक्सपीरियंस इतना है। ये एक बड़ा डिफरेंस होता है सर। एक्सपीरियंस एक चीज होती है कि भाई आप उसके अगर ये एक्सपीरियंस लोगों को उड़ाते हो तो इसमें बड़ा वो चक्कर होता है। दूसरा, देखिए सर, ये जो टेररिज्म का गेम होता है ना सर, ये इतना खुला नहीं होता जितना हम सोचते हैं ना कि भैया हर कोई सोच रहा है, भारत की ठोक देंगे, भैंस की आंख जाओ, ये वो। चुप होता है एकदम। क्योंकि सर जितना ये बात करेंगे खुले में, उतना ठोकने के ज्यादा चांसेस होते हैं इनके। ना मैं आपको समझाता हूं कैसे सर। एक तो टेररिस्ट ग्रुप होता है और एक टेररिस्ट होता है। इसके बीच में एक बंदा होता है जिसको बोलते हैं लाइजन, कोऑर्डिनेटर लाइजन जिसको बोलते हैं। आप इसको उड़ा दो सर, टेररिस्ट ग्रुप और टेररिस्ट को नहीं पता साले आप इन दोनों से बात कैसे करूं मैं। बिकॉज जो बीच का कनेक्ट था वो कोई और था, और इनको अलग रखा जाता है ताकि कि भाई वापस ना आए ना वो। पता चल जाता है कि इसने यहां पर ट्रेनिंग करी है, ये करा है, वो करा है, बट ज्यादातर इनको अलग रखते हैं। सर्वेलेंस नहीं होती, ये सब चीजें नहीं होती। तो एक कोशिश रहती है इनको डिस्कनेक्ट करके रखने की। तो जो कमांडर होता है, मैं जैसे आपको बताऊं, यहां पर भारत के अंदर जैसे कोई एक टेररिस्ट घुसा हुआ है, उसका एक हैंडलर होगा सर। वो हैंडलर एक बंदे से बात करेगा भारत में, उसको बोलेगा भाई मेरा एक वो बंदा है, वो आ रहा है उधर पे, तू एक काम कर, इतने पैसे और इतने हथियार और इतनी एमुनेशन उसको दे दे। अब ये जो बीच का बंदा है, बीच का बंदर यहां पर बैठा है, इसको बस यही पता है कि एक बंदा आ रहा है, उसको मेरे को यहां पर जाके कुछ रखना है। अब वो बंदे का मिशन क्या है, उसका ये क्या है, वो नहीं पता उसको। अब इस बीच में इसका अगर हैंडलर उड़ा दो आप,
तो ये भी अनाथ हो गया, वो टेररिस्ट भी अनाथ हो गया, बिकॉज वो फोन करके वापस बोलेगा साहब मेरे को करना क्या है, क्योंकि वो टेररिस्ट से जो कनेक्शन है वो सिर्फ एक बंदे का होता है। सही है। तो ये जो नेटवर्क है ना सर, ये अगर आप इसको लाइनें ज्वाइन करके नेटवर्क देखेंगे, ये बड़ा बड़ा फ्रजाइल सा नेटवर्क होता है। इसमें से अगर एक भी मोहरा निकल जाए, ये पूरा नेटवर्क हिल जाता है। इनको समझ नहीं आता अब करना क्या है। 6-8 महीने लगते हैं इनको वापस अपने कनेक्शन बनाने के लिए। वो चुपचाप से कहीं मरकज में वापस जाएगा, साहब मैं इसके साथ काम करता था, अच्छा वो मर गया है, अच्छा फिर मैं क्या करूं, वो क्या काम करा रहा था तुमसे, ये वो पूरा वो दोबारा होगा। तो जब आप इनको एक एक बंदे को इनके उड़ाते हो, जो बीच वाले जो कॉन्टैक्ट होते हैं, जो मेन हैंडलर्स होते हैं, आप उनको उड़ाते हो तो पूरा नीचे का नेटवर्क गिर जाता है नीचे। तो मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं। सर दिल्ली ब्लास्ट में एक मौलाना था असीम करके, जम्मू कश्मीर में। ये मौलाना के पास 3 नेटवर्क्स थे, 3 सेपरेट काम कर रहे थे वो। तो एक दिल्ली ब्लास्ट का मॉड्यूल था, एक और था और एक और था। जब ये मौलाना उठा तो दिल्ली ब्लास्ट का पूरा मॉड्यूल आपके हाथ में था, उसके साथ में 2 और थे, वो भी गए साथ में, क्योंकि मौलाना के पास वो डिटेल थी सारी। तो यही आप सोचिए, ये एक सेंटर पॉइंट होता है जो 2-3 काम एक साथ कर रहा होता है। तो आप इसको जब उड़ा देते हो तो ये नीचे वाले जो होते हैं ये अनाथ हो जाते हैं एकदम, इनको समझ में नहीं आता यार करना क्या है। इसी तरह से अब ये हफीज सईद को अगर आप उठाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डे टू डे ऑपरेशन नहीं प्लान कर रहा है। वो एक आइडियलिस्टिक बंदा है जिसका पूरा सेटअप है, जिसका पूरा ये है वो है, जो पैसे ऑर्गेनाइज करता है, ये करता है, वो करता है, वो सब चीजें हैं। बट जो लोअर लेवल में बंदे हैं, जो कमांडर्स हैं, जिनको आप उड़ा रहे हो इधर उधर करके, जब उनको उठाते हो तो उनका नेटवर्क खत्म हो जाता है। उनको वापस वो नेटवर्क सेट करने में 6-8 महीने लगते हैं। जब वो 6-8 महीने, उस बीच में क्या होता है सर, ये डेस्परेट हो जाते हैं। जब ये डेस्परेट होते हैं कि तो होता क्या है कि भाई कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है कहीं पे। अब वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करने के चक्कर में ये पकड़े जाते हैं। फिर ये सबसे बड़ी चीज है सर। तो जब हम इस तरह की एक्टिविटीज देखते हैं, हम इस तरह का देखते हैं कि भैया यहाँ पर ठोका जा रहा है, उसको ये करा जा रहा है, उसको वो करा जा रहा है, तो हमको ये देखना है कि भाई इसका क्या नाम है, इसका कहाँ नेटवर्क है, क्या है, किस वजह से इसको मारा गया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर ना सर भारत में ये चीज, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी कम है कि ये चलते कैसे है, होता कैसे है। जी सर। तो कुल मिलाकर के हम इस कार्यक्रम के आखिर में ये कह सकते हैं कि अभी मसूद अजहर जैसी स्थिति बना देने की कोशिश है हाफिज सईद की भी। बिल्कुल सर। बिल्कुल तन्हा कर दिया जाए इसको, उसकी तरह इसके अंग भंग काट दिए जाएं, यानी इसके जो दाएं बाएं हाथ है वो सब काट दिए जाए, वो तन्हा रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदि जी जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करने के लिए। और दर्शकों, एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा, जो आपने बोला उसने मेरे को एक थोड़ा सा थॉट दिया सर। ये टेररिस्ट जो तंजीमें होती है ना सर, आप इसको एक तरह से समझें कि ये एक जीती हुई जागती हुई जीव है। अब मेरा हाथ है सर जिसमें 5 उंगलियां हैं, अब मैं 2 उड़ा दूं उसकी उंगलियों को, मेरा काम करने का जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। बिल्कुल। यहाँ तक कि अगर मेरे को उंगलियां वापस उगाने की भी कैपेबिलिटी हो, बट उसमें उगाने में मुझे टाइम लगेगा। जब तक मैं ये उगा रहा हूं मैं ये भी काट देता हूं, तो मेरा हाथ यूजलेस हो जाता है। दूसरा, अब हाथ जो बॉडी है, अगर मैं उस पर प्रहार करना शुरू कर दूं अब, तो वो ढीला होना शुरू हो जाता है। तो आपका जो अभी इस टाइम पे गेम प्लान है कि अब बॉडी पे आ रहे हो आप धीरे धीरे करके, ये चक्कर है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदि जी जुड़ने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर लें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। इसी वीडियो के नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, तो उनको सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू आदि जी।